नमस्कार साथियों, साहित्य संपदा 21 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम आपके समक्ष बंग महिला जी द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी में प्रवेश हो इसके पूर्व लेखिका बंग महिला जी के जीवन चरित्र और साहित्यिक जीवन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। बंग महिला जी का जन्म 1882 ईस्वी में चंद्रनगर, कोलकाता में हुआ था। ये हिंदी की प्रथम महिला कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बंग महिला जी का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था एवं ये राम प्रसन्न घोष, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इनकी पुत्री थी तथा पूर्णचंद्र घोष की पत्नी थी। हिंदी कथा संसार में इनकी लेखन के प्रेरणा स्रोत हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। इनकी ख्याति उनकी बहुचर्चित कहानी दुलाई वाली 1907, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इसके कारण है। हिंदी का आरंभिक मौलिक कहानियों में शुमार यह कहानी कुछ विद्वानों की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। इनकी कहानियों का संकलन कुसुम संग्रह 1912 में अत्यंत प्रसिद्ध है। बंग महिला की अनेक कहानियों को हिंदी में अनुदित करने का सफल श्रेय इन्हें प्राप्त है। बंग महिला की अनुदित कहानियों में राई से पर्वत 1902 में बेहद चर्चित है। बंग महिला जी हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्री चेतना, स्त्री स्वतंत्रता इत्यादि की जो अलख जगाई वह अद्भुत है। फेमिनिस्ट आंदोलन की अगुआ स्त्री मुक्ति हेतु संघर्ष, पुंसवादी समाज पर आक्रामक प्रहार की लेखिका के रूप में ये जानी जाती है। बंग महिला जी की कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जैसे कुंभ में छोटी बहू, दान प्रतिदान 1906 में प्रकाशित हुई थी, दुलाई वाली 1907, मुरला 1908, दालिया 1909 में सरस्वती के विभिन्न अंकों में तथा मन की दृढ़ता 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसके पूर्व इनकी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हो चुकी थी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवादात्मक शैली में प्रार्थना व अनेक प्रश्न करती है। इस कहानी में कोलकाता शहर का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। बंग महिला कुंभ में छोटी बहू कहानी को अपनी माता नीरदवासिनी घोष के गल्प का अनुवाद मानती हैं, पर भवदेव पांडे इसे बंग महिला की मौलिक कहानी मानते हैं। भवदेव पांडे जी लिखते हैं, बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन किया गया है। गोपाल राय जी लिखते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय करजन के प्रशासन पर करारा व्यंग है। बंग महिला जी की दूसरी कहानी कुंभ में छोटी बहू में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निकट एक ग्रामीण परिवार में छोटी बहू के परिवार के सदस्यों की अनिच्छा के बावजूद कुंभ स्नान के लिए प्रयाग जाने की कथा है। इस कहानी में समकालीन ग्रामीण मध्यम वर्ग के रूढ़िग्रस्त वातावरण, सामाजिक पारिवारिक संबंध, धार्मिक नैतिक विश्वास, समाज परिवार में स्त्रियों की स्थिति, रेल यात्रा की हालत विश्वसनीय अंकन हुआ है। यह पौराणिक रूढ़ि और विश्वास के विरुद्ध एक उल्लेखनीय कहानी है। आइए अब हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पर प्रवेश होते हैं। भगवान चंद्रदेव
आपसे कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। बड़े बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनाती हूँ। आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य भी आपकी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही है और एक ही स्थान में रहते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नरगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिभर नाम का स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ? आप परलोक बनाना कैसा? वो हो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों को पक्षपात करे तो आश्चर्य की क्या है? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार है तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृशांग तो है ही नहीं। जो आपको अच्छी नौकरी दे उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रदेव में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही अब हम भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आप हॉलीडे छुट्टी अवश्य रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत का भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपके सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले।
यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनों में जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निसारनाथ, जिस दिन आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर कर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपने उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी तो उतने ही हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्वा त्रैलोक्यवासिनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे गिरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारी ऋणी है। कहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सम्मान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोदात्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर नियंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको लाभ होगा। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल बपू के कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर ससलांछन आदि उपाधि मालाओं में भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत नहीं होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान
पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे चंद, हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति की है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप से किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। ये तो यहाँ प्रति वर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति जैसे उन्हें रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके साथ उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आवे तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके चंद्र देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह के उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। धन्यवाद।